मेडिसिन लेट्स डिस्कस द ब्रोंकियल अस्थमा। सो इसका डेफिनेशन क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा हिट्रोजेनस डिजीज़ होती है जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है रिवर्सिबल क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन से। और ब्रोंकियल अस्थमा को डिफाइन किया जाता है हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ, और जो कि वैरी करते हैं ओवर द टाइम एंड इन इंटेंसिटी भी वैरी करते हैं। और इसके साथ ही वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन भी होता है। देन डेफिनेशन जो है वो बाय कंसेंसस वो बेस किया गया था टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा में। एंड बिफोर कंट्रोलर ट्रीटमेंट जब हम कमेंस करते हैं, मतलब उसको स्टार्ट करने से पहले जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक आती है उसके बेसिस पे कंसेंसस का डेफिनेशन था, और ये उसको डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे रेस्पिरेटरी कंडीशन से ब्रोंकियल अस्थमा को। तो एयर लिमिटेशन जो है वो परसिस्टेंट हो सकता है बाद में डिजीज़ कोर्स में। एंड अस्थमा एसोसिएटेड होता है एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एंड एयरवे इन्फ्लेमेशन से। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्नोसिस बनाने के लिए, या सिर्फ ये देखकर हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ये सफिशेंट नहीं होता है। देन अस्थमा के फिनोटाइप्स क्या होते हैं? ये रिकॉग्नाइजेबल क्लस्टर्स होते हैं डेमोग्राफिक, क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। हालांकि ये को रिलेट नहीं करते स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस से या ट्रीटमेंट रेस्पॉन्सेस से। देन डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा क्या होता है? तो ये कैसे होता है? बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पैटर्न्स, सिम्टम्स को देखकर एंड एविडेंस अगर मिलता है वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयरफ्लो पैटर्न का, तो उसके बेसिस पे करते हैं। देन इसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग से, या दूसरे टेस्ट जो डॉक्यूमेंट किए गए हों ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी से, या फिर किसी और टेस्ट से। तो ये सारे टेस्ट से डायग्नोसिस होता है। फिर टेस्ट जो है बिफोर ट्रीटिंग वेर एवर पॉसिबल वी हैव टू डू इट, तो जहाँ भी पॉसिबल हो हमको करना होता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट करना होता है हमको एविडेंस बिफोर द कंट्रोलर ट्रीटमेंट देने से पहले भी, क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो बाद में कंफर्म करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इसलिए। देन एडिशनल स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है जो अस्थमा में रिक्वायर्ड होती है, या अल्टरनेटिव बोल सकते हैं? तो एक तो पेशेंट्स जो कंट्रोलर ट्रीटमेंट पे हैं उनको ज़रूरत होती है एडिशनल स्ट्रैटेजी के लिए, एल्डरली को होती है, एंड जिनकी लो रिसोर्स सेटिंग्स है ना उनको ज़रूरत होती है। देन गिना 2022 के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के अकॉर्डिंग, ये क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन होता है एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है टू वाइड वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई, ये भी कह सकते हैं इसको। एंड वेरिएबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्रोंकियल अस्थमा में। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, एयरवे डिसीज़ होती है, कोई पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में। देन रिवर्सिबल होता है। इडियोपैथ क्या होती है? इसिनोफिलिक अस्थमा में हेल्पर T2 सेल्स प्रोमिनेंट होते हैं, एंड न्यूट्रोफिलिक अस्थमा में हेल्पर T17 सेल्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोएटिक प्रिकर्सर एंड दैट इज़ TSLP जो है वो एक्टिवेट करता है इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी को। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो इनेट लिम्फॉइड सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ होता है जो कि इओसिनोफिल को एक्टिवेट करता है। देन नेक्स्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, तो वो डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट करती है, उससे हेल्पर T2 सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 एक्टिवेट होता है। तो इंटरल्यूकिन 4 की वजह से बी सेल एक्टिवेट होते हैं, इंटरल्यूकिन 5 से यूसिनोफिल एक्टिवेट होता है एंड इंटरल्यूकिन 13 एक्टिवेट होता है। तो न्यूट्रोफिलिक अस्थमा में हेल्पर T17 जो है वो स्टिमुलेट होते हैं एंड हेल्पर इंटरल्यूकिन 17 को फिर वो एक्टिवेट करते हैं, एंड वो एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल को। देन ईओटेक्सिन एंड बेसोफिल भी एक्टिवेट करते हैं ईओसिनोफिल को। नाउ ड्रग्स क्या होते हैं इसके? तो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में चारकोट लीडन क्रिस्टल्स होते हैं, एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में 3 चीज़ें होती है। एक तो मेजर बेसिक प्रोटीन दैट इज़ MBP, सेकेंड यूसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन दैट इज़ ECP, एंड थर्ड यूसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन EDN। तो चारकोट लीडन क्रिस्टल्स जो है वो बने होते हैं गैलेक्टिन 10 से, और ये यूसिनोफिल के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से आते हैं।
तो गर्चमैन स्पायरल क्या होता है, म्यूकस प्लग्स देखे जाते हैं अस्थमा में, एंड इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है ब्लड एंड टिश्यू यूस्नोफिलिया में एंड अस्थमा की सीवियरिटी में। देन हॉलमार्क ऑफ डिसीज़ क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा का, एयरवे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये हॉलमार्क होता है। एंड वेरियस स्टिमुलाई से एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये जो है मोस्टली यूसिनोफिल डिराइव्ड रहता है, लेकिन किसी किसी में न्यूट्रोफिल डिराइव्ड भी रहता है। तो उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 5, ईओटैक्सिन एंड TSLP जो है वो रिलीज़ करते हैं इनेट लिम्फोइड सेल्स 2। एंड एयरवे इन्फ्लेमेशन की वजह से वेरिएबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू द एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, एंड ये क्रोनिक एंड रिवर्सिबल होता है। एडल्ट्स में 12% होता है, चिल्ड्रन में 15% होता है, और ये डिसीज़ से अफेक्टेड रहता है। पीक एज की होती है 3 ईयर्स पे, एंड मेल्स में ग्रेटर देन फीमेल्स होता है। एडल्ट में मेल्स इक्वल टू फीमेल आता है, एंड एल्डरली में फीमेल्स ग्रेटर देन मेल होता है। चिल्ड्रन अस्थमा से जो ग्रो आउट होते हैं वो हाइजीन हाइपोथेसिस पे बेस्ड रहता है, मतलब जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो हाइजीन हाइपोथेसिस क्या है, बर्थ पे जो हेल्पर T2 सेल्स का प्रीडोमिनेंस होता है वो बाद में हेल्पर T1 सेल में प्रीडोमिनेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्सपोजर की वजह से ऐसा होता है। नो एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो चाइल्डहुड अस्थमा भी बोलते हैं इसको, इसमें IgE लेवल जो है वो हाई होता है, प्रीडोमिनेंटली ये ईओसिनोफिल होता है, एंड मोस्ट इम्प्लिकेटेड एलर्जन इसमें जो होता है वो डर्मेटोफेगोइड्स होता है। इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, एंड हेल्पर T2 सेल्स इसमें ग्रेटर देन हेल्पर T1 सेल्स रहते हैं, एंड ये एसोसिएटेड रहता है एलर्जिक राइनाइटिस से 80% केसेस में, एंड डर्मेटाइटिस से भी एसोसिएटेड रहता है। देन इंट्रिंसिक अस्थमा सेकेंड, तो इसमें एडल्ट ऑनसेट होता है, देन नॉर्मल सेरम IgE लेवल होता है, न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होता है ये, एंड ये एसोसिएटेड रहता है स्टेप एंटेरोटॉक्सिन से। इसमें सैम्पटर्स ट्रायड भी पाया जाता है, डेट इज़ नेजल पॉलिप प्लस एडल्ट ऑनसेट अस्थमा प्लस एस्पिरिन सेंसिटिविटी। देन स्पूटम जो है वो आइडेंटिकल होता है, एंड पैथोलॉजी आइडेंटिकल नहीं होती है। देन सिवियर एंड परसिस्टेंट अस्थमा होता है। ये पैथोजेनेसिस कैसा होता है अस्थमा का, इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होता है, तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से हो सकता है, या तो जेनेटिक रीज़न की वजह से, या ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो उसमें एलर्जेंस, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर या SO2 आएगा। देन इंड्यूसर्स में आ जाएगा एलर्जेंस, केमिकल सेंसिटाइजर्स, एयर पॉल्यूटेंट्स या वायरल इन्फेक्शंस, ये सब इन्फ्लेमेशन लीड करते हैं। एंड सिम्टम्स, ये जो इन्फ्लेमेशन जब होता है तो एयर फ्लो लिमिटेशंस हो जाता है, एंड फाइनली सिम्टम्स आते हैं, दैट इज कफ, वीज एंड डिस्पनिया आता है। देन ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंड हाइपर वेंटिलेशन, थर्ड एस्पिरिन या बीटा ब्लॉकर्स, फोर्थ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या फिफ्थ पेंट फ्यूम्स। एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी स्पेशली चाइल्डहुड में, डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड, 5Q का पॉलीमॉर्फिज्म, हाइजीन हाइपोथेसिस, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। अस्थमा की माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, पैची नेक्रोसिस मिलता है एपिथेलियम में प्लस सब एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन मिलता है। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।